नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज अपना पहला पेपर है, मॉडल पेपर एग्ज़ाम को लेकर के आपकी को। और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है भाई। बहुत ही बेहतरीन पेपर है। एग्ज़ाम के अंदर ए टू जेड इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। पूरा पेपर है, 30 प्रश्न हैं, लैंग्वेज आपकी है हिंदी। और इसके अंदर है ना, आपको देखना है कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं। भाई देखो, क्रैक करने के लिए है ना एग्ज़ाम को, हिंदी के अंदर आपका बढ़िया मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है ना? जैसे जीके में कई बार ऐसे हो जाता है कि हार्ड आ जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन हिंदी एक ऐसा भाषा है, जहाँ पे आप पूरे में से पूरे प्रश्न भी सही कर सकते हो, है ना? संस्कृत में भी कई लोगों को दिक्कत आती है। ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे बट आपको, अगर आप डेली अपनी क्लासेस लेते हैं तो। ठीक? कुछ पेपर करवाए जाएँगे आपको एग्ज़ाम से पहले-पहले, लगभग 30-35 पेपर करवाएँगे। तो इन पेपर्स को आप कर लेना, बाकी हेडेक खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? चलो, तो ये पहला पेपर और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको लास्ट तक बने रहना है और मुझे बताना है कि कितने प्रश्न सही करते हो आप। आज अगर 20 प्लस गए ना तुम, तो मान जाएँगे, बहुत बढ़िया तैयारी है तुम्हारी। है ना भाई? चलो, तो दोस्तों अपना जो ये पहला पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था नागपुर, भारत के अंदर 1975 में। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक चला था ये? ये चला था मेरे दोस्तों 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है ना, वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा करवाया गया था। तो 2 प्रश्न और साथ-साथ में याद रख लेना। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए बाप। परशुराम का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है बताओ? परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। है तो 3 तो हैं बट 1 नहीं है यहाँ पे। भृगुसुत, पशुपति, परशुधर, रेणुका तनय। तो दोस्तों देखो, भृगुसुत परशुराम का पर्यायवाची होता है, परशुधर भी होता है और रेणुका तनय भी होता है। बट बी ऑप्शन पशुपति, अब आप कहेंगे सर फिर ये किसका होता है? तो पशुपति जो है ना दोस्तों, ये शिव का होता है पर्यायवाची। किसका होता है? शिव का होता है। शिव को तो आप जानते ही हैं। परशुराम के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं परशुराम के, है ना? भार्गव भी कहते हैं, भार्गव। आप समझ रहे होंगे, ये पर्यायवाची क्या होता है? जानते हैं वैसे आप, इतने भी वैसे नहीं है, सब आता है आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का मतलब होता है दोस्तों बोला जाने वाला। वाची का मतलब होता है बोला जाने वाला। पर्याय का मतलब समान, तो एक समान बोला जाने वाला। उसी की तरह, उसी का अर्थ प्रतीत हो। ठीक? चलिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन-सा बहुवचन शब्द है? बताओ, बहुवचन कौन-सा है? लड़की है, माला है, बकरी है या बाल है? क्या आंसर होगा? तो 3 नंबर का जो प्रश्न है अपना, इसमें दोस्तों अपना जो उत्तर होगा ना, वो होगा डी ऑप्शन, बाल। बाल हो जाएगा। देखो, बाल बहुवचन शब्द है, क्योंकि हम बाल का किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं ना दोस्तों, तो उसकी क्रिया जो होती है, वो सदा बहुवचन के अंदर ही प्रयोग में ली जाती है। क्रिया बहुवचन में ही प्रयोग में ली जाती है। अब एक बात है कि वचन किसे कहते हैं? दोस्तों वचन, देखो जिनसे एक या अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन होते हैं 2 प्रकार के। एक तो वचन होता है एक वचन और एक वचन होता है बहुवचन। एक वचन तो आप समझ ही रहे हैं, जिसमें एक का बोध हो। बहुवचन का मतलब जिसमें एक या ज़्यादा का बोध हो, है ना? वो बहुवचन होता है। जैसे बाल हो गया, बाल बहुत सारे एक साथ गिन रहे हैं। प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में आता है दोस्तों। लोग, लोग भी हमेशा बहुवचन में आएगा, है ना? जैसे मैं आपसे कहूँ कि लड़की जो शब्द है ये एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन बनाया जाए तो क्या बनेगा? लड़कियाँ। अगले शब्द का बहुवचन बनाओ, जैसे माला है, बहुवचन बनाएँगे तो क्या बनेगा? मालाएँ। जैसे बकरी है, बहुवचन बनाएँगे तो क्या बनेगा? बकरियों। तो ये मतलब समझ गए सब? चलो आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, बताइए, अघोष वर्ण नहीं है। एक तो होता है दोस्तों घोष और एक होता है अघोष। आज के बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी दोनों के अंदर। देखो, कोई भी वर्ग होता है ना, उसमें 5 वर्ण होते हैं ना? कोई भी वर्ग होता है, अपने क्या-क्या गण आप बोलते हो, तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं, 25 होते हैं टोटल। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इनको आप। 3 और 4 और 5, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूँ कि भैया इनमें से घोष बताइए कौन-कौन से होते हैं पाँचों वर्गों के अंदर? जो भी मतलब एक वर्ग का पता है तो सारे वही अप्लाई होता है। तो अघोष पहला,
और दूसरा। पहला और दूसरा दोस्तों होते हैं ए घोष। गांठ बांध लेना, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं घोष। एक होता है मेरे दोस्तों अल्प प्राण, यहीं पे समझो चीजों को, तभी पता लगेगा, सारा समझ में आ जाएगा। अल्प प्राण होता है और एक होता है महाप्राण, है ना? महाप्राण, अल्प प्राण जिसको बोलने में कम श्वास वायु लगे। महाप्राण मतलब ज्यादा श्वास वायु लगे। तो वर्गों के 1, 2, 3, 4 और 5, इनके अंदर है ना दूसरा और चौथा सम संख्या वाले जो है ना, इनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। प्राणवायु ज्यादा लगती है सम संख्या वालों को। तो ये तो होते हैं महाप्राण। और बच गया पहला, तीसरा और पांचवा, इनको बोलने में कम श्वास वायु लगती है, विषम संख्या वाले, इनको बोलते हैं अल्प प्राण। ये चीज याद हो जाएगी, एक प्रश्न अवश्य रूप से आता है भाई यहाँ से। ठीक, चलो। तो ये हो गया आपका चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रश्न इस तरह से तो दे नहीं रखा, तो जो ये रे लेवे होते हैं यहाँ पे ये और ले दे दिया, तो ये होते हैं आपके एगोस नहीं होते हैं, बाकी ये सारे एगोस में ही आते हैं। क्या क्या? पहला दूसरा, कैच है, पहला दूसरा और शय और है, ये सारे एगोस में आते हैं। ठीक है ना? चलिए, से तीनों से एगोस होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, है तो घोष में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, तो वाक्य में विशेषण क्या है बताओ आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करो देखें क्या उत्तर होगा इसका। लाइक को बटन तो दब रहे हो ना थारा सो। हाँ भाई, अरे दबा दो लाइक के बटन को। हाँ जी, पांचवें नंबर के प्रश्न में क्या होगा? देखो, एक तो समुद्री है, एक घातक है और एक कीमती है। ये जो तीन है ना, ये तीनों के तीनों क्या है आपके वाक्य के विशेषण है ना? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, उसे कहते हैं विशेष्य। तो ये हो गया आपका। तो वाक्य के अंदर विशेषण समुद्री, घातक और कीमती, और विशेष्य क्या क्या है? विशेष्य सांप है और इसके अलावा आपका जहर, ये दो क्या है? विशेष्य हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो बाप, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है बताओ। शायद आपके सामने नहीं आया हो ये, लेकिन बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। 6 नंबर के प्रश्न में हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है फारसी भाषा से, मूल रूप से बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? हिंद या हिंदी। इसकी उत्पत्ति है ना सिंधु शब्द से हुई है, सिंधु शब्द या फिर सिंध शब्द, सिंधु या सिंध से हुई है। कैसे? ईरानी भाषा के अंदर सै जो है ना, सै, इसका उच्चारण है के रूप में किया जाता है, इसलिए हिंदी हो गया। सै का हिंदी हो गया, सै का हम सै करेंगे तो हिंदी ऐसे हो गया ये। ठीक, चलो। निम्न में से तत्सम शब्द के बारे में बताइए आप। तत्सम शब्द कौन सा है? देखो, संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, जिनको हम एज इट इज काम में ले लेते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम। और तद्भव संस्कृत के ही होते हैं मूल रूप से तो, लेकिन उनको हम थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके अपनी भाषा में काम लेते हैं, वो तद्भव होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक अक्षी शब्द है ना? एक है पैर और एक है ग्राम, ये तीन शब्द मैंने लिख दिए। तो ये तीनों शब्द क्या हैं? आपको लग रहा है ना संस्कृत के हैं, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? तत्सम, तत्सम है। अब इनका तद्भव अगर हम बनाए, तो देखो, अक्षी का तो आंख होता है, ये तद्भव हो गया। पैर, पाँव, तद्भव हो गया पैर का। अगर हम बात करें ग्राम की, तो गांव, ये तद्भव हो गया। इस तरह से होते हैं ये। ठीक है ना भैया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गृह, ये इसमें तत्सम शब्द है। बाकी पाँव, आंख, गांव, ये सारे हो गए आपके। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, एक गद्यांश दे रहा हूं, इस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछूंगा आपसे, ज्यादा नहीं, 3 ही है, सिंपल सा है। आराम से 3 प्रश्न कर दोगे आप इजीली। चलिए फटाफट बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। उत्तर तो बताएंगे, पहले इसको पढ़ लो आप, गद्यांश को पढ़ लिया होगा। देखो, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आपको अगर कष्ट हो रहा है तो एक ही सेकंड में फिर आंसर्स को करेंगे अपन, क्वेश्चन के आंसर्स को। ठीक है ना? तो देखो, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया और हम इसके बिना नहीं रह सकते।
अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके यहाँ से पूछूंगा एक प्रश्न, तो याद कर लो इसको। इसके बावजूद ये विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य है या नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे कि हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थितियां मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है ना भाई? चलो देखो, तो चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं यहाँ से, हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है? बताओ जी, क्या उत्तर होगा? आराम से बता दोगे, सब सही करोगे। करो उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी करो। तो इसमें क्या आंसर होगा भाई? बी ऑप्शन, पाखंड और दिखावे को। ठीक, 2 नंबर का प्रश्न देखो अब इसका आप। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं बताओ? खुलकर, आवश्यकता के अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से, ऐसे ही आते हैं प्रश्न। पैराग्राफ को समझ लिया, आराम से 3-4 प्रश्न सही होंगे आपके। तो इसमें क्या उत्तर होगा? पहला ऑप्शन, खुल करके कर रहे हैं, आया था वहां पे। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बताओ? सरस्वती का पर्याय नहीं है, क्या आंसर होगा इसमें? हाँ जी। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में देखो, वीणा पाणी तो है, भारती भी कहते हैं, वाग्देवी भी कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं ना वाक की देवी। चाह भी हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन, है ना भाई? आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। पर्याय का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान, बोला जाने वाला। वाची का मतलब हो गया बोला जाने वाला, तो समान बोला जाने वाला, जिसका अर्थ एक जैसा हो। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जानवी नहीं है, जानवी गंगा का होता है दोस्तों, गंगा का होता है ये, ठीक है ना? सरस्वती के भारती, वाग्देवी, वीणा पाणी, है ना? एक ज्ञानदा भी होता है, ज्ञानदा। गंगा के देव, नंदी, मंदाकिनी, भागीरथी कई होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, बताइए 11 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा आपका? फटाफट बता दो। नंबर के प्रश्न में पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति, मेल का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 3 होते हैं ना, एक तो उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष, है ना? उत्तम पुरुष बोले तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है ना? जैसे मैं, हमारा, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये सब। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सामने वाले के लिए, वो मध्यम पुरुष होता है। तुम, तुम्हें, आप, जैसे मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ तो तुम मध्यम पुरुष हो। अन्य पुरुष जो हमें नहीं सुन रहा है वो अन्य पुरुष होता है। तीसरा, अन्य कोई, वे, ये, है ना? इनका, इन्हें, उन्हें, ये सब। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो देखो 12 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? बी ऑप्शन, महाप्राण व्यंजन अभी बताया ना, वर्गों का दूसरा और चौथा सम संख्या वाले, कै, ख, ग, घ और न। ठीक है ना? ये 5 हैं, सभी वर्गों में से 5 वर्ण होते हैं। तो देखो, कै को इंग्लिश में लिखो के, ख को लिखो के एच, ग को लिखो जी और घ को लिखो जी एच, है ना? और न को आप एन भी लिख सकते हो। अब समझो यहाँ पे आपको दिख रहा है जोर किस में आ रहा है बोलने में? एक तो इसको देखो, 2-2 आ रहे हैं ना, इनको जोर आ रहा है बोलने में। मैंने अभी बताया आपको सम संख्या वाले 1, 2, 3, 4, 5, या तो आप सम संख्या वाले और विषम संख्या वाली ट्रिक अप्लाई कर लो। सम संख्या दूसरी और चौथी, ये महाप्राण होते हैं। या फिर महाप्राण मतलब ज्यादा प्राण वायु लग रही है, महाप्राण। तो ज्यादा प्राण वायु किस में लग रही है बोलने में? ख, घ, तो के एच जी एच लग रही है ना, तो ये हो गए महाप्राण। बाकी क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। अल्प प्राण मतलब कम वायु, कै, गे, ङे। कमी लगा ना, सिंपल, हो गया याद। हेडेक खत्म, कभी नहीं आएगी दिक्कत, नहीं आनी चाहिए। चलो देखो, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञावाची हो तो कौन सा समास होता है? बताइए 13 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? 13 नंबर के प्रश्न में दिगु पहला ऑप्शन हो जाएगा भैया, है ना? दिगु समास। अच्छा देखिए, जैसे सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु, पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया, है ना? और द्वितीय संज्ञावाची। सिंधु, सिंधु जो शब्द है संज्ञावाची है ना, तो पहला पद संख्यावाची, द्वितीय पद संज्ञावाची। इसमें भी सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह है। दोपहर,
दो पहर, पहला पद संज्ञावाची संख्यावाची, दूसरा संज्ञावाची, दो पहरों का समूह है। ये होते हैं द्विगु समास के एग्जांपल्स। नेक्स्ट, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बताइए। बुद्धिमान जो शब्द है किस संवर्ग में है? क्या आंसर होगा इसमें? जल्दी से बता दो। तो साथियों यहाँ पे आंसर होगा बुद्धिमान शब्द जो है ना ये विशेषण है। बी ऑप्शन हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों विशेषण कहलाते हैं। तो बुद्धिमान एक विशेषण है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है ये, जिसकी विशेषता बुद्धिमान शब्द बता रहा है ना? जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, है ना? तो बुद्धिमान क्या हो गया? व्यक्ति संज्ञा शब्द हो गया यहाँ पे, और इसकी व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण। अगला चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग बताइए आप। बहुत आसान सा सवाल होगा इसमें। कवयित्री, तीसरा ऑप्शन छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा याद रखना, दोनों, पहले छोटी बाद में बड़ी, छोटी बड़ी ऐसे याद कर लेना। देखो स्त्रीलिंग, पहली बात तो ये है कि लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का पता लगे उसे लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? वो शब्द जिसे किसी रूप में व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष इन इन सब का मतलब स्त्री जाति का पता लग जाए, है ना? कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, ध्यान रखना। तो उसे स्त्री जाति का पता लगे। 16 नंबर के प्रश्न का क्या होगा बताओ? आपके 15 प्रश्न तो आते हैं ग्रामर के, है ना? और 15 प्रश्न आते हैं टीचिंग मेथड्स के। तो अब आप बताओ, शुरू हो रहे हैं 16 से 30 तक। मुझे बताना है लास्ट में कितने प्रश्न सही कर रहे हो आप। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्या कारण है इसका बताओ? देखो आपको जरूरी नहीं है आज सारे ही सवाल आए, लेकिन जरूरी ये है कि ये जो सवाल है ना सामने ये तुम्हें आने चाहिए बाद में, जब एग्जाम में आप देने जाओ और ये यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे तो वो आने चाहिए। इसके लिए जरूरी है पूरी क्लास, और लाइक का बटन दबाओ देखें, ठीक है ना? तो क्या आंसर होगा? खेल भाषा को विस्तार देते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। खेल क्या देते हैं? भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब आप, 17 नंबर का प्रश्न है अपना। बताओ, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या आंसर होगा 17 नंबर के प्रश्न में? बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा ऑप्शन। बाकी तो सारे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप 18 नंबर का। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो भाषाई कौशल कौन से होते हैं? एल एस आर डब्ल्यू। याद करते हैं, पहले वाले रोल में आते हैं। लाली, हाँ, शर्मा, राजस्थान वाली। क्या बात है सर, मतलब इतनी इजी कैसे याद करवा दिया आपने? लाली शर्मा राजस्थान वाली, एल एस आर डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चार कौशल होते हैं भाई, है ना? ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। बिल्कुल क्रम वाइज है। एक प्रश्न लिखवा लो, छपता है यहाँ से हर बार। पिछली में देख लो आप, जो हुआ है एग्जाम उसमें देख लो, उससे पिछली में देख लो, ये आसानी से याद हो गया। चलो, पहला ऑप्शन हो जाएगा। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं भाई, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो ये अरे सॉरी यार, इसमें क्रम से ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन होगा इसके अंदर राइट आंसर। क्रम से सीखे जाते हैं, ठीक है ना? एक साथ नहीं सीखे जाते। ओके, तीसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए अब आप। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताओ? भाषा के विकास के संबंध में सही नहीं है, क्या आंसर होगा इसमें? यस, जल्दी बता दो। बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना आंसर होगा ना, हाँ जी, बढ़िया। पहला ऑप्शन हो जाएगा, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ये गलत है। बाकी सारे सही है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सही बात है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हमें सीखने को मिलते हैं इनसे, है ना? और भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। 20 नंबर के प्रश्न में दोस्तों आंसर होगा विचारों की मौलिकता, तीसरा ऑप्शन।
सर्वाधिक महत्व विचारों की मौलिकता को। 21 में देखो, भाषा सीखने का सही क्रम बताओ, अभी बताया मैंने तुम्हें। लाली शर्मा को याद कर लिया करो। किसको? लाली को। लाली शर्मा, राजस्थान वाली, यही तो है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो भाई क्या आंसर हो जाएगा? लिसनिंग यानी सुनना, श्रवण कौशल, स्पीकिंग बोलना, और रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग लेखन लिखना। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कर देना। दूसरा कौशल कौन सा है? स्पीकिंग। तीसरा कौन सा है? रीडिंग। चौथा राइटिंग। पहला लिसनिंग। बस बात खत्म, खेल खत्म, प्रश्न का उत्तर खत्म। सही उत्तर हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ बता देंगे, अगले प्रश्न तो कर लो, बता देंगे दोबारा, क्यों कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है बताओ। अब ये तो हम बता ही सकते हैं, आप टीचर बनने वाले हो भाई, इतने मेच्योर तो हो, इतनी सोचने समझने की क्षमता तो है कि गृह कार्य के बारे में एक कथन को सही तो कर दें हम कम से कम। तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है ना भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लाजवाब है, सबको आना चाहिए इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, आंसर करो क्या होगा फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? 23 नंबर के प्रश्न में पहला ऑप्शन, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? वाक्य का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे बताइए, जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगला प्रश्न अपना, पढ़ने में बाधा नहीं है बताओ। पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना। अच्छा भाई, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, ठीक है, सटीकता पर ही जोर देते रहना, और लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें 25 नंबर के प्रश्न में? पढ़ने में बाधा नहीं है, तो देखो दोस्तों, ये नहीं है लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना, ये बाधा नहीं है, ये बाधा है, ये बाधा है, ये बाधा हो सकती है, बट यहाँ पे बाधा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव के विकास से संबंधित है? देखो दोस्तों, 26 नंबर के प्रश्न में तीसरा ऑप्शन होगा, टिंग डांग सिद्धांत हो जाएगा। देखो ये सिद्धांत भी बना दिया, अदा मतलब। अगला प्रश्न देखो, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। ठीक है सर, आप निम्न में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसको मानेंगे? चार ऑप्शन पढ़ो और उत्तर दो, किसको सबसे ज्यादा प्रभावी मानेंगे आप? कल है ना क्लास में, अपने दोस्तों को जरूर लेके आना, शेयर कर दो सबको, ताकि वो भी आ जाएंगे। में होगा पहला ऑप्शन, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, नंबर वन ऑप्शन। देखो आपको अगर दिक्कत आती है ना हिंदी की शिक्षण विधियों में, तो और लेखन में मूल अंतर है। क्या है? ये है कि लिखित भाषा, अब यहाँ पे एक शब्द आपको ऐड करना है इनमें से चारों में से, स्तर पर देखी जाती है और इन स्तर पर होती है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सचेतन और कालबद्ध। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच में संबंध जो होता है ना, किस तरह का होना चाहिए? कठोरता से देखना चाहिए संबंध को, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ में देखना चाहिए, या समाप्त कर देना चाहिए? बच्चे की जो घर की भाषा है और विद्यालय की भाषा है उसके बीच में संबंध, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ में उसे देखना चाहिए ना। आप एक चीज नोट करो, शिक्षण विधियों के अंदर और सीडीपी के अंदर अगर आपको किसी भी बाल विकास में कोई प्रश्न को करने में दिक्कत आती है ना दोस्तों, तो आप चाहते हैं कि यार माइनस मार्किंग है नहीं, तो हम करके तो चलने हैं, पूरे के पूरे प्रश्न करेंगे 150 के 150। तो ऐसे ऑप्शंस पे ज़्यादा चांस ले लिया करो जिनकी लाइन बड़ी हो, है ना? जो बाकी सबसे अलग दिख रहा हो, उपरोक्त सभी वाला, ऐसे ऑप्शंस कर जाते हैं काम अपना-अपना। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी होती है, तो बताइए उसे क्या कहा जाता है? भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है और बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। फिर क्या होगा 30 नंबर में? पहला ऑप्शन, भाषा सीखना सार्थक होता है, नंबर वन ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर है भाई? चलो बहुत ही बढ़िया, गुड।